फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो, इस सभी का हाल चाल बड़े ही होना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सर सेशन नंबर 62 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने जून 19 वाला पेपर स्टार्ट किया हुआ था और मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे और जो बैलेंस 2 क्वेश्चन 40 नंबर के हमारे बैलेंस बचे हैं ना, वो आज हमें यहाँ पे कंप्लीट करके जून 19 का जो न्यू सिलेबस वाला पेपर था वो आज हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब लास्ट सेशन के अंदर ना मैंने कुछ बच्चों से पूछा था कि बताओ जी, एग्जामिशन की रिवीजन क्लास पहले डाल दूं या पहले मैं जून 19 का जो ओल्ड सिलेबस का एग्जाम था पहले मैं वो करवा दूं फिर एग्जामिशन डाल दूं, क्योंकि करवाने तो मुझे दोनों ही है। वो डिपेंड करता है कि पहले मुझे क्या आपको बताना है। तो मतलब काफी सारे बच्चों ने जून वाला बोला है, काफी सारे बच्चों ने एग्जामिशन बोला है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि पहले ऐसा करते हैं कि जून 19 का जो पेपर है ना ओल्ड सिलेबस वाला, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये हो जाएगा भाई दिसंबर 19 के दोनों पेपर वो हमारे हो जाएंगे, जून 19 वाले दोनों पेपर वो हमारे हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं एग्जामिशन करवा दूंगा और एग्जामिशन करवाने के बाद फिर जो इनकम टैक्स और कस्टम के होंगे ना, फिर वो टॉपिक मैं करवा दूंगा। ठीक है जी। तो इट मींस जो मेरा अगला सेशन होगा वो जून 19 का ओल्ड सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चन जीएसटी के बने थे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वो न्यू सिलेबस वालों को भी अटेंड करना है, ओल्ड वालों को भी अटेंड करना है। रीजन बीइंग क्योंकि प्रोविजन दोनों में सेम है। ठीक है जी। तो अब ध्यान रखना, अगला सेशन मेरा जून 19 वाले पेपर का होगा। उसके बाद फिर मैं एग्जामिशन की रिवीजन क्लास यहां पे करवा दूंगा और देन फिर हम इनकम टैक्स और कस्टम के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे ना, फिर वो हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली जीएसटी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है मेरे अकॉर्डिंग। अब बैलेंस प्रैक्टिस आप खुद भी कर सकते हो। इनकम टैक्स कस्टम की प्रॉब्लम चल रही है, उसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवा दूंगा। तो इतनी मेरी गारंटी है कि सारी प्रैक्टिस करने के बाद ना एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। चलो इधर सुना ध्यान से। अब लास्ट सेशन में जून 19 वाला पेपर हमने स्टार्ट किया तो मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे। अच्छा, उनमें से ना एक बच्चे का डाउट मेरे ख्याल से मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था कि सर जो आपने ई वे बिल के अंदर कंसाइनमेंट की वैल्यू काउंट की थी ना, उस कंसाइनमेंट की वैल्यू में मुझे सारा पॉइंट समझ में आ गया, बट वो जो वर्कर वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार मैं फटाफट से क्लैरिफाई कर दूं सर। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी ई वे बिल वाले केस में आप कंसाइनमेंट वैल्यू निकालते हो ना, तो सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू काउंट नहीं करते, बाकी सारी सप्लाई की वैल्यू काउंट करते हो। और आपको एक बात मैंने और भी बताई थी कि ई वे बिल के लिए जो 50,000 रुपए की वैल्यू होती है, उस वैल्यू में टैक्सेबल सप्लाई भी आती है। अब टैक्सेबल सप्लाई चाहे वो इनवॉइस के थ्रू हो रही हो, चाहे वो बिल ऑफ सप्लाई के थ्रू हो रही हो, चाहे वो डिलीवरी चलान के थ्रू हो रही हो, है तो वो टैक्सेबल ना। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है सारी वैल्यू काउंट करके चलनी है, बस ये बात ध्यान दो। एक बार अब यहां पर देखना, देखो ये वाला क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, इस क्वेश्चन में उस बच्चे को डाउट था। तो जिस बच्चे का भी डाउट था, अगर वो आज सेशन के अंदर आया है, एक बार मैं यहाँ पे लाइनें पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये लाइनें मैं स्पेशली आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। देखो उसने क्या लिखा है। वो ये बात कहना चाह रहा है, एज पर रूल नंबर 138 ऑफ सीजीएसटी, कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स shall be the value determined in accordance with the provision of section 15 of CGST Act, declare in the invoice, a bill of supply or a delivery challan as the case may be issued in respect of said consignment, and also include the central tax, state tax, union territory tax or integrity tax and cess if any in the document, and shall exclude, मतलब ये वैल्यू हम एक्सक्लूड करके चलेंगे, exclude the value of exempted supply of goods where the invoice is issued in respect of both exempted and taxable supply of goods। तो भैया टैक्सेबल सप्लाई को बाहर निकाल के बाकी जो भी आपकी वैल्यू जो भी होगी वो वैल्यू आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी। अब सोच के बोलना। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर टैक्सेबल सप्लाई हमें इतना दिया था, उसके ऊपर जीएसटी लग गया आपका इतना, और फिर वहां पे क्या था कि अगर आपने गुड्स जो वर्कर को दिया डिलीवरी चलान के थ्रू दिया, तो क्या ये एग्जम्प्टेड सप्लाई है या है तो टैक्सेबल ही, है तो टैक्सेबल ही ना। वो बात अलग है, प्रिंसिपल टू जो वर्कर वाले केस को हम सप्लाई में कवर नहीं करते, बट गवर्नमेंट ये बात बोलती है उस केस में डिलीवरी चलान जो कटा होगा वो जितनी भी वैल्यू का कटा होगा उतनी वैल्यू आपको वैल्यू में ऐड करके दिखानी पड़ेगी।
हाँ, अगर वो ये बोलता है एग्जम्प्टेड सप्लाई है ये भी, तो फिर मैं 16,000 रुपए यहां से बाहर निकाल देता, फिर मैं इन दोनों को टोटल करता, 50,000 से कम होता, उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो, एग्जम्प्टेड सप्लाई मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल दी थी, उसको मुझे कवर नहीं करना, बाकी जितनी भी सप्लाई है उसको मुझे कवर करना है। अब एक बच्चा कहता है सर फिर आपने ये 16,000 रुपए के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल क्यों नहीं किया? नालायक, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्यों? एक बात मैंने सोच के बोला, इसके ऊपर जीएसटी क्यों लगेगा सर? जीएसटी तभी तो लगेगा जब मैंने वो सप्लाई की है और वो सप्लाई टैक्सेबल में है। अब ये सप्लाई में ही कवर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी चलान है। और याद करो, आपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा, डिलीवरी चलान जो नॉर्मली इशू करते हैं वो इशू ही तब करते हैं जब वो केस सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। और आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि अगर प्रिंसिपल जो वर्कर को जो भी सामान भेजता है तो उस टाइम प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई में कवर नहीं होता, बट हमें वैल्यू में तो कवर करना पड़ेगा। तो वैल्यू में कवर कर लिया, बट जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो यहां पे फिर क्या निकलेगा? 32,000 और उस 32,000 रुपए का जीएसटी और प्लस में 16,000, तो 51,840 रुपए 50,000 से ज्यादा है, उस केस में ई वे बिल यहां पे जनरेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जिस बच्चे का डाउट था आई होप क्लियर हो गया। अगर फिर भी डाउट है तो फिर मुझे व्हाट्सएप एक बार कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपका इमीडिएट रिप्लाई कर दूं, नहीं तो फिर 24 घंटे में रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं डाउट सेशन हर संडे को भी लेता हूं, उसके अंदर भी अगर कोई डाउट होते हैं तो कभी भी डाउट लेते हो शर्माया मत करो। सर आपको मैंने पहले ही बोला कि आप चाहे मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े, दिक्कत वो नहीं है, प्रॉब्लम बस ये कि हमें एग्जाम इस बार क्लियर करने हैं। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए आपके लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, आपके एग्जाम मुझे क्लियर करवाने हैं, ठीक है जी। चलो, तो ये अब 2 क्वेश्चन हो गए जी। अब एक बार आ जाओ फटाफट से, अब जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, यहां से आज हमें स्टार्ट करना है जी। आओ जी एक बार पढ़ना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। 40 नंबर का जीएसटी लास्ट सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं और 40 नंबर का जीएसटी आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है वैल्यूएशन का, और याद करो मैंने क्लास में कहा भी था, आईटीसी, वैल्यूएशन, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप चेक करो, वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन बन गया। एक बार चेक करना क्या लिखा है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, जितेंद्र लिमिटेड ऑफ ए दिल्ली रजिस्टर्ड सप्लायर इज मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स, इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय इट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 19। सबसे पहला लिस्ट प्राइस दे रहे हैं। अब लिस्ट प्राइस में कह रहे हैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एंड डिस्काउंट, इट मींस ना तो इसमें टैक्स है और ना ही इसमें डिस्काउंट है। और लिस्ट प्राइस कितने हैं? 12 लाख रुपए का। फिर वो कहना चाह रहे हैं सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू द गवर्नमेंट स्कूल डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस। मतलब गवर्नमेंट वाली जो सब्सिडी है वो कितने की है? 1,10,000 रुपए की है। सीजीएसटी एसजीएसटी 50,000 रुपए का है। टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी 25,000 रुपए के हैं। सेकेंडरी पैकिंग है 10,000 रुपए की है, ठीक है। आगे देखो, अब वो कहना चाह रहे हैं जितेंद्र लिमिटेड ऑफर 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस, मतलब जो लिस्ट प्राइस है ना उसका 2% डिस्काउंट है ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसीडरिंग द सब्सिडी received from the central government. However, other charges, taxes, fee are charged to the customer over and above the list price. इसका मतलब क्या है? वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन में सब्सिडी दी है उस सब्सिडी को लिस्ट प्राइस में कंसीडर कर लिया गया है और बाकी जो भी अमाउंट है ना उसको कंसीडर नहीं किया, उसको तुम्हें कंसीडर करना है। और उसने मुझसे मांगा क्या है? कह रहा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बता दो रही। क्वेश्चन 5 नंबर का है। अब बताओ रही मैं कैसे करूं। कैलकुलेटर आपके हाथ में है, फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना स्टार्ट करो। चेक करते हैं सबसे पहले आंसर कौन देगा। मैं सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और 30 सेकंड के बाद फिर मैं समझाना स्टार्ट करूंगा। इतने मैं भी कर लेता हूं, आप भी करो, ठीक है जी। लो जी, हे भगवान मेरे हाथ में कैलकुलेटर आ चुका है। हे भगवान जी बस ये क्वेश्चन मेरा सही कर देना, नहीं तो बच्चे कहेंगे ओ माय गॉड हमारा सही हो गया, सर का नहीं हुआ। ये 12 लाख रुपए, अच्छा 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 1,10,000 की सब्सिडी है। हे भगवान इस सब्सिडी का मैं क्या करूं? सर ने कहा था गवर्नमेंट वाली सब्सिडी हमें माइनस करनी होती है और अदर देन गवर्नमेंट वाली ऐड करनी होती है। मैं माइनस कर दूं। अच्छा 1,10,000 माइनस करने हैं, ओके। फिर सीजीएसटी एसजीएसटी ऐड कर दूंगा, म्युनिसिपल अथॉरिटी कुछ नहीं करूंगा, सेकेंडरी पैकिंग। बच्चा कह रहा है सर क्या कर रहे हैं आप, हमारा क्वेश्चन गलत करवाओगे। करो ना, मैं तो आपको गलती करवाने के लिए यहाँ पे बैठा हूं ना, मैं तो कंफ्यूज करूंगा ही करूंगा। आप फटाफट से मुझे आंसर बताओ, 30 सेकंड होने वाले हैं, फटाफट मेरी शक्ल की तरफ मत देखो, हाँ प्यार हो जाएगा इसे देखने से, ठीक है जी। जल्दी करो फटाफट से क्वेश्चन। कितने कितने बच्चों का आंसर आ गया जी? कई बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। ओ माय गॉड, कई बच्चे देख के आंसर दे रहे हैं। हे भगवान उन्हें पाप लगा देना जो बच्चे देख के आंसर दे रहे हैं। चलो जी, अब यहां पे करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताओ, यहां पर ये 12 लाख रुपए की वैल्यू है, इस 12 लाख में इस 1,10,000 का ट्रीटमेंट क्या करूंगा?
इस 1,10,000 रुपए का ट्रीटमेंट क्या करूंगा सर सब्सिडी का, इसका ट्रीटमेंट क्या करूंगा? कई बच्चे कह रहे हैं माइनस, कई बच्चे कह रहे हैं ऐड कर दो, कई बच्चे कह रहे हैं ट्रीटमेंट ही नहीं होगा। सर इसका ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, यह बात ध्यान देना। एक बात मैंने सोच के बोला आपको, मैंने पहले भी कहा था कि अगर सब्सिडी आपके प्राइस में एडजस्ट हो चुकी है तो प्राइस में एडजस्ट होने का मतलब यह है वो सब्सिडी माइनस हो चुकी है। सर आपको मैंने क्लास में एक डायग्राम भी बनवाया था बढ़िया सा कि सेक्शन 15(2) में जो 5 इंक्लूजन होती हैं उसमें से 4 इंक्लूजन अलग कर दो और ये सब्सिडी वाली अलग कर दो। इट मींस अगर सब्सिडी के लिए एडजस्टेड वर्ड आएगा तो एडजस्टेड मींस क्या है कि सब्सिडी से हमारा प्राइस कम होता है, हमने प्राइस कम कर दिया है। अब अगर वो गवर्नमेंट वाली है उससे प्राइस कम कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो अदर देन गवर्नमेंट वाली है उससे प्राइस कम कर दिया तो 15(2) ये बात कहते हैं वो तुम्हें इंक्लूड करके दिखानी पड़ेगी। तो याद करो मैंने 15(2) में कहा भी था आपको कि सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट वाली इंक्लूड तभी करना अगर वो माइनस कर दी है। अगर वो माइनस ही नहीं की फिर एडबैक भी क्यों करेंगे, क्योंकि अगर दोबारा एडबैक कर दी फिर वो डबल इफेक्ट आ जाएगा। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया इस पहली बात तो ये सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट वाली नहीं है, गवर्नमेंट वाली है और ये सब्सिडी हम प्राइस में एडजस्ट कर चुके हैं। अब सोच के बोला हमें भी क्या करनी थी माइनस, उन्होंने भी क्या कर रखा है माइनस, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, तो 1,10,000 रुपए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। और कई नालायक बच्चे यहां पे ये गलती करके आएंगे, वो ये गवर्नमेंट वाली सोच के माइनस करके आएंगे। सर माइनस तब करते अगर वो ये बोलते इस सब्सिडी को हमने प्राइस में एडजस्ट नहीं किया, बट अगर प्राइस में एडजस्ट कर दिया तो मींस माइनस कर दिया, और अगर ऑलरेडी माइनस कर दिया तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। उसके बाद जी सीजीएसटी एसजीएसटी ये तो भैया इसमें कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका मुझे आईटीसी मिलेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था वही टैक्स ऐड करना जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए, ये तो खुद ही जीएसटी है ना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। म्युनिसिपल टैक्स क्या ये जीएसटी में सबस्यूम हो गया? नहीं, हमें एड बैक करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंडरी पैकिंग ऐड करना पड़ेगा 15(2) में, ये भी हमें ऐड करना पड़ेगा। और डिस्काउंट हमारा है कितने परसेंट है? 2% है लिस्ट प्राइस का। तो भैया 12 लाख का अगर मैं 2% निकालूंगा तो 24,000 रुपये आ गया जी। अब वैल्यू कितनी आएगी? 12 लाख, 24,000 रुपये माइनस कर दूंगा और 25,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्स के ऐड करूंगा और 10,000 रुपये सेकेंडरी पैकिंग ऐड करूंगा। ये मेरी वैल्यू आ गई 12 लाख माइनस में 24,000 प्लस में 25,000 और प्लस में 10,000। ओके तो हे भगवान माइनस 24,000 प्लस में 12 लाख, ये मेरी आ रही है 12,11,000 रुपए की वैल्यू आ रही है। इतना आंसर आ रहा है आपका भी? सर हमारा भी आंसर सेम आ रहा है। और एक बार आंसर देखते हैं फिर इसका आंसर कितना है। 5 नंबर हमारे पक्के हुए नहीं हुए। 12 लाख रुपए, ठीक है जी, 12 लाख रुपए यहां पर आ गया। उसके बाद 24,000 देखो माइनस कर दिए डिस्काउंट के, सब्सिडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया और जीएसटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। 25,000 रुपए ऐड कर दिए, 10,000 रुपए ऐड कर दिए, 12,11,000 रुपए। यस हमारा आंसर सर बिल्कुल सेम आ गया, हाई फाई। तो 12,11,000 रुपए हमारा आंसर आ गया जी। अब सोच के बताओ क्या ये क्वेश्चन 5 नंबर का प्रोफेशनल लेवल का है? ये एग्जीक्यूटिव में भी अगर आपने जीएसटी पढ़ा होगा ना तो भी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब अगर आप ऐसे क्वेश्चन को मुश्किल बोलोगे तो मुश्किल नहीं है नालायको, फिर आपने कॉन्सेप्ट ही सही ढंग से क्लियर नहीं किए, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। लोरी 5 नंबर हमारे पक्के हो गए। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, ये भी हमारा 5 नंबर का है। आओ जी देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। जयंत प्राइवेट लिमिटेड, जयंत प्राइवेट लिमिटेड ऑफ जयपुर राजस्थान प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द सप्लाई मेड इन ईयर 17-18। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं सेल ऑफ हाई स्पीड डीजल ऑन विच सेल टैक्स लेविड बाय राजस्थान गवर्नमेंट 8 लाख रुपए। तो भैया 8 लाख रुपए किसकी सेल है? हाई स्पीड डीजल की। सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम द प्लेस ऑफ जयंत आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जो वर्कर डन बाय जयंत लिमिटेड, वो 9 लाख रुपए का है। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई विद इन राजस्थान 6 लाख रुपए की है। इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है वो 5 लाख रुपए की है। और आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच जीएसटी टू बी पेड बाय रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज वो हमारी 1 लाख रुपए की है। ये आउटवर्ड सप्लाई है, इनवर्ड सप्लाई नहीं है। उसने मुझसे पूछा क्या है, वो कह रहा है एग्रीगेट टर्नओवर बता दो रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए जो ऊपर आइटम दी हैं उसके अकॉर्डिंग, और इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, ये बात ध्यान देना। पहले तो मुझे इतना बताओ एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हो। एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर मैंने पहले भी कहा था सारी टर्नओवर काउंट करते हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जम्प्टेड हो, इंटरस्टेट हो, एक्सपोर्ट हो, सब कुछ यहां पे टर्नओवर काउंट करते हो। बट ऐसी इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है वो सप्लाई तुम यहां पे कवर नहीं करते। एक बच्चा कहता है यार सर ये बात कह रहे हैं कि जो इनवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है वो काउंट नहीं करते, तो रिवर्स चार्ज वाली तो कोई भी सप्लाई काउंट नहीं करते ना। याद करो नालायकों, आपको मैंने क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि अगर मान लो मैं कोई आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं
मैं कोई आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं, ये रिवर्स चार्ज में कवर है, तो सप्लाई तो मैंने ही की है ना, तो मेरी टर्नओवर में काउंट होगी, चाहे जीएसटी उसने पे करना है। बट अगर मैंने कहीं सामान परचेज किया और वो रिवर्स चार्ज में कवर है, उस पर जीएसटी मुझे पे करना है, बट सप्लाई तो उस पर्सन ने की है, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया जीएसटी तुझे पे करना है, इट डजंट मीन सप्लाई भी तूने की है। तो जब तू अपनी एग्रीगेट टर्नओवर निकालेगा ना, तो ये इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है वो तो यहां पे काउंट नहीं करेगा। हाँ, आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है, सप्लाई तूने की है और टैक्सेबल भी है तो काउंट होगी। अब यहां पे एक बार चेक करो, हाई स्पीड डीजल आप सब जानते हो एग्जम्प्टेड है, नॉन टैक्सेबल है, क्योंकि भैया इस पे कोई भी अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, जीएसटी बाद में लगेगा। बट एग्जम्प्टेड होने के बावजूद भी, नॉन टैक्सेबल होने के बावजूद भी, क्या ये मेरी टर्नओवर में काउंट होगा, नहीं होगा? एक बच्चा कह रहा है नहीं होगा, काउंट क्यों नहीं होगा? सर एक बात मुझे सोच के बताओ, अभी जीएसटी एप्लीकेबल है, बाद में लगेगा। अब अगर अभी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है फिर भी एग्रीगेट टर्नओवर, मैंने पहले भी कहा था सारी टर्नओवर आती है, तो ये 8 लाख रुपए भी हम यहां पे काउंट करेंगे। उसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली बाय द प्रिंसिपल फ्रॉम द प्लेस ऑफ जयंत प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्कर डन बाय जयंत प्राइवेट लिमिटेड। अब सोच के बोला क्या मेरे हाथ में सप्लाई है या जॉब वर्कर के हाथ में सप्लाई है? ये तो जॉब वर्कर के हाथ में सप्लाई है, तो भैया मेरी टर्नओवर में तो काउंट ही नहीं होगा ना, इसको मैं यहां से बाहर निकाल रहा हूं। टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई राजस्थान, मैंने सप्लाई की है, इंट्रा स्टेट है, राजस्थान के अंदर है, ये 6 लाख रुपए काउंट करेंगे। और इनवर्ड सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है, भैया मैंने सप्लाई नहीं की, उसने सप्लाई की है, नो डाउट जीएसटी मुझे पे करना है, बट सप्लाई करने वाला वो है, तो मेरी टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाई रिवर्स चार्ज में कवर है, सप्लाई तो मैंने की है, इसको काउंट करेंगे तो 1 लाख ये काउंट करेंगे। अब एक बार चेक करना, 8 लाख ये, 6 लाख ये, 14 और एक 15 लाख रुपए की मेरे ख्याल से टर्नओवर आ रही है। और आप सब जानते हो 20 लाख से कम है, और वैसे भी अब गुड्स वाले केस में तो 40 लाख की लिमिट है, तो क्या ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल है या नहीं है? दैट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर इसको अपनी मर्जी से करवाना है वो करवा सकता है। ठीक है जी, एक बार मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं, आंसर एक बार चेक कर लो कितना आ रहा है। ये देखो वही, यहां पे देखो इसने क्या लिखा है, हाई स्पीड डीजल यहाँ पे 8 लाख रुपए, आउटवर्ड सप्लाई 6 लाख रुपए, आउटवर्ड सप्लाई आरसीएम में 15 लाख रुपए। अब एक बार ध्यान से पढ़ना उसने क्या बोला है, एग्रीगेट टर्नओवर में कह रहे हैं सारी सप्लाई काउंट होंगी, इंक्लूडेड एग्जम्प्टेड सप्लाई भी आएंगी। द सेल ऑफ हाई स्पीड डीजल इज एन एग्जम्प्ट सप्लाई, देयरफॉर इंक्लूडेबल व्हाइल कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर। तो सिंपल सी बात है भैया, ये मत सोचना कि इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जीएसटी नहीं देना, बट जब जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर की बात करोगे ना, तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये सप्लाई भी काउंट होती है, बस ये पर ध्यान दो। अब कई बार बच्चा एग्जाम में ना यही गलती करके आता है, वो कहता है अच्छा हाई स्पीड डीजल मतलब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सर ने कहा था जीएसटी अभी नहीं बाद में लगेगा, तो भैया बाद में जीएसटी लगेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बाद में जीएसटी लगेगा, बट जीएसटी में एग्रीगेट टर्नओवर जब काउंट करते हो उसमें सारी सप्लाई काउंट होती है, चाहे वो एग्जम्प्टेड सप्लाई क्यों ना हो, तो ये भी काउंट करेंगे। उसके बाद देखो इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज में कवर है, इसको नहीं लेते। और जो वर्कर वाला केस है, देखो उसमें क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्कर बाय रजिस्टर्ड पर्सन, जो वर्कर शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी। तो सिंपल सी बात है, एग्रीगेट टर्नओवर हमारी कितनी आ रही है, 15 लाख रुपए, जो 20 लाख से कम है तो उस केस में लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के। बट आप ये लिख सकते हो कि वॉलंटरी वो अपनी मर्जी से करवा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा एग्रीगेट टर्नओवर का बन गया। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर सर 2-3 बार पहले भी बन चुके हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जो बच्चा डेली बेस पे आ रहा है ऐसे हमने प्रैक्टिस की है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2 क्वेश्चन आज हमारे हो गए, 10 नंबर अभी तक हमारे पक्के हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जी आईटीसी का, अगला क्वेश्चन आईटीसी का, आओ जी देखते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट admissible to JKL Limited in the month of September 18 in respect of various inward supply during the month of the following information. Assume all the condition necessary for availing ITC have been satisfied. अब आपने कुछ इनवर्ड सप्लाई ली है, अब चाहे वो सर्विस की है चाहे वो गुड्स की है, आपको ये बताना है उसमें आईटीसी के एलिजिबल हो या नहीं हो, आपको ये बताना है। एक बार चेक करना, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ परमानेंट फैक्ट्री एम्प्लॉई एज पर पॉलिसी ऑफ कंपनी। हाँ जी, हेल्थ इंश्योरेंस करवाया अपने एम्प्लॉय का कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। याद करो सेक्शन 17(5) में इसका आईटीसी ब्लॉक है। बट मैंने कहा था जहां सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देगी, जहां गवर्नमेंट बोल देगी कि ये कंपलसरी है, लेना ही पड़ेगा, उस केस में आईटीसी मिल जाएगा। तो इतना बोल देना, क्या ये गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या वो कंपनी की पॉलिसी की बात कर रहे हैं? तो भैया कंपनी की पॉलिसी तो हो ही सकती है ना,
इट मीन्स मेरा स्टाफ मेरी कंपनी में है, मैंने अपनी कंपनी की पॉलिसी बना रखी है कि उनकी हेल्थ का इंश्योरेंस मैं कराऊंगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया तुम्हारी पॉलिसी है, तुम खुद देखो, उस पे जो भी तुम जीएसटी पे करोगे ना उसका तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा, बात खत्म। 17(5) में हमने ब्लॉक किया हुआ है। बट अगर गवर्नमेंट मुझे बोल दे विवेक तेरे यहां पे जितने भी एम्प्लॉई हैं उसका तुझे इंश्योरेंस करवाना है, और जो तू प्रीमियम पे करेगा उस पर जो भी जीएसटी होगा उसका हम तुझे आईटीसी दे देंगे, तो 17(5) में ये चीज ब्लॉक नहीं है। तो 17(5) में ध्यान रखना। वैसे आपको मैंने पहले भी कहा था फूड एंड बिवरेज वाले जो पॉइंट्स के अंदर आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर है, आईटीसी ब्लॉक है। बट अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके बेस पे दे रहा हूं तो नहीं है। तो उसने कहीं पर भी नहीं कहा कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट की है, वो कह रहा है कंपनी की पॉलिसी है, तो भैया कंपनी की अपनी जगह पे होगी। 17(5) में इसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद जी, रॉ मटेरियल फॉर विच इनवॉइस रिसीव हो चुका है एंड जीएसटी पेड फॉर फुल, जीएसटी भी पूरा जा चुका है। ओनली 90% मटेरियल रिसीव, ओनली 90% मटेरियल रिसीव ड्यूरिंग द मंथ एंड रिमेनिंग 10% विल बी रिसीव नेक्स्ट मंथ। लो जी अपने आप बोल दो। अब यहां पे वो कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, इधर सुना ध्यान से, इधर सुना। मेरे पास मैंने 100 किलो सामान परचेज किया, सोच के बोला 100 किलो सामान परचेज किया, उस 100 किलो का इनवॉइस मेरे पास आ गया। इस 100 किलो पर जीएसटी सप्लायर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया। 100 किलो का इनवॉइस मेरे पास आ गया, उसने गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर दिया। बट जो 100 किलो मैंने अपनी फैक्ट्री में रिसीव किया ना वो एक साथ नहीं किया, इस महीने किया 90 किलो, फिर 10 किलो जो किया वो अगले महीने में किया। तो बताओ आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? बच्चा कहता है सर ये तो पॉइंट आपने पहले भी कराया था कि वो 90% का मिल जाएगा और वो 10% का नहीं मिलेगा। सर अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो वो ये कह ही नहीं रहा कि 90% सामान का इनवॉइस मिला, वो कह रहा है इनवॉइस तो पूरा आ गया, सारा जीएसटी भी पे कर दिया, बट मटेरियल जो रिसीव हुआ ना वो इस मंथ में 90, अगले महीने में 10%। अब अपने आप बोल देना, ये पॉइंट आपको मैंने सेक्शन 16 के अंदर याद भी करवाया था कि अगर कोई सामान आप इंस्टॉलमेंट के अंदर लेते हो, ओ माय गॉड, हाँ सर याद आ गया कि अगर कोई सामान सर इंस्टॉलमेंट के अंदर लेते हैं तो लास्ट लोट जब रिसीव करते हो उस मंथ में आईटीसी मिलता है, सारा का सारा इस मंथ में कुछ भी नहीं मिलता। तो देखो उसने कितना जबरदस्त बनाने वाले ने ना कितना बढ़िया क्वेश्चन उसने फ्रेम कर दिया। उसने यहां पे ना कहीं पर भी ये नहीं बोला कि इनवॉइस 90%। प्रॉब्लम क्या है, बच्चा यहां पे रीड कैसे करता है, क्योंकि हमने जब पहले भी 2-3 क्वेश्चन किए थे ना वहां पे इनवॉइस की बात थी, बट यहां पर वह बात कहना चाह रहा है कि 90% मटेरियल रिसीव हुआ इस महीने में, 10% हुआ अगले महीने में, तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट, ये हो गया लोट्स। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब भी आपका लोट्स के अंदर आएगा या इंस्टॉलमेंट के अंदर आएगा तो जब वो लास्ट लोट रिसीव होगा उस मंथ में पूरा आईटीसी देना, ये बात ध्यान देना। तो इस मंथ में सिंगल आईटीसी भी नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान दो। तो एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, आप एग्जाम में फिर गलती करके आओगे, क्वेश्चन में दोबारा बोलूंगा, इसलिए मैं यहां पे इतना जोर लगा रहा हूं कि इनवॉइस और मटेरियल दोनों के अंदर फर्क होता है, ठीक है ना। तो भैया जितने इनवॉइस मुझे मिले उतने का मुझे आईटीसी मिल जाता, बट यहां पे इनवॉइस तो मुझे पूरे मिल गए, बट यहां पे कह रहे हैं जो सामान है वो इंस्टॉलमेंट के अंदर आ रहा है। तो भैया अगर सामान ही इंस्टॉलमेंट के अंदर है, सेक्शन 16 की प्रोविजो याद कर लो कि अगर सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर होगी तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी उस मंथ में आईटीसी मिलेगा, बस एक बात ध्यान दो। तो मेरे फटाफट से बोल देना, देखो इनवॉइस तो यहां पे पूरा आ गया, इनवॉइस में कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी पूरा चला गया। भैया बात मटेरियल की हो रही है ना, तो भैया आपको आईटीसी कितना मिलेगा, 1,13,000 का 90% निकाल दूं, 1,13,000 का 90% निकाल दूं या नील मिलेगा, नील, इस मंथ में नील मिलेगा, अगले महीने जब लास्ट लोट आएगा उस मंथ के अंदर पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है जी। तो हमें तो इस मंथ का निकाल लेना, इस मंथ का कुछ भी नहीं मिलेगा। अगला देखो जी, वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हाँ जी, आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली है, यूज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, क्या इसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? बच्चा कह रहा है नहीं सर, ये भी 17(5) ब्लॉक है, याद करो सर, आपने हमें क्लास में बताया था, आप ये भी याद कर लो, क्लास के अंदर बताया था वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस पर आईटीसी नहीं है, बट ये भी याद करो मैंने कहा था अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, एक बार डायग्राम जाके चेक करना, उसके अंदर मैंने कहा था अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्शन लैंड और बिल्डिंग वाला केस है तो आईटीसी ब्लॉक है, बट प्लांट एंड मशीनरी वाले केस में आईटीसी मिल जाएगा। चेक करो, उसने इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की बात की है, तो इट मींस अगर प्लांट एंड मशीनरी की बात होगी आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? आंसर इज यस, मिल जाएगा। उसके बाद एक और गुड्स परचेस अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम पीकेआर लिमिटेड ऑल्दो जीएसटी हैव बीन डिपॉजिट बाय पीकेआर लिमिटेड बट जेकेएल लिमिटेड हैड मेड पेमेंट टू पीकेआर लिमिटेड फॉर सच परचेस इन द मंथ ऑफ नवंबर 18।
तो अपने आप बोल देना क्या इस पर आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि भैया उसने जीएसटी पे कर दिया, मैंने चाहे बाद में पेमेंट किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस 50,000 रुपए का मुझको आईटीसी मिल जाएगा। आगे बताओ, परचेज ऑफ कार, आपने आप बोल दो रही गाड़ी ली है डायरेक्टर के लिए, गाड़ी मींस वही 13 पैसेंजर तक सीटिंग कैपेसिटी है, तो मोटर व्हीकल वाले केस में आईटीसी मिलेगा या ब्लॉक है, ब्लॉक है, चाहे वो बिजनेस के लिए क्यों ना लियो, तो इस केस में आईटीसी ब्लॉक है। तो चेक करो कितने का आईटीसी मिलेगा सर। एक तो आपको आईटीसी मिलेगा ये प्लांट एंड मशीनरी वाला 1,18,000 का, 1,18,000 प्लस में ये गुड्स परचेज किया वैलिड इनवॉइस जिसमें डिपॉजिट मतलब जीएसटी डिपॉजिट करवा दिया 50,000 रुपए, ये वाला हो गया। और फिर ऊपर है कोई, ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस वाले का मिलेगा नहीं, रोमेट बस 1,68,000 रुपए का मेरे ख्याल से आईटी से मिलेगा सर, 168 का आईटी से मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, ये लो जी, हेल्थ इंश्योरेंस का तो यहाँ पे नील आ गया 17,500 में, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्लॉक है। उसके बाद अगला देखो री 90% मटेरियल, अगर आपने लास्ट लॉट लिए, देखो उसने क्या लिखा है, आईटी से अवेलेबल इन अक्टूबर, मतलब जिस मंथ में लास्ट लॉट मिलेगा उस मंथ के अंदर मिलेगा, इस मंथ में नहीं मिलेगा। 1,18,000 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन पर आईटी से नहीं है। देखो उसने क्या लिखा है, अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, तो भैया प्लांट एंड मशीनरी है, इस पर आईटी से मिल जाएगा। आगे फिर वो कहना चाह रहे हैं गुड्स purchase against valid invoice, देखो ITC shall be admissible in the month of September even if payment is made by JKL in the month of November, that is within 180 days। याद करो 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दी है तो भैया ITC मिल जाएगा। और परचेज गाड़ी की है तो वो तो ITC ब्लॉक है, उस केस में आपको नील मिलेगा, तो 1,68,000 रुपए का ITC मिलेगा। बताओ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का है। अब सोच के बोलना क्या क्वेश्चन मुश्किल है सर, क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, बट क्वेश्चन सर आसान भी तो नहीं है ना। अब इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी इतनी हो चुकी है, रिवीजन इतनी हो चुकी है कि हम ये क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं, तो बिलीव मी इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये बात ध्यान देना। और आपको मैंने दिसंबर 19 भी दिखाया, जून 19 भी दिखा रहा हूं, ओल्ड सिलेबस भी दिखा दूंगा, और उसके बाद काफी सारे पेपर आप खुद भी ट्राई करोगे, और इतने सारे क्वेश्चन बैंक हम सीए वाले भी कर चुके हैं, आपने खुद देखे होंगे क्वेश्चन किस तरह के बन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद ना अब आप ये नहीं बोल सकते सर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इस तरह के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, इससे मुश्किल नहीं बनते, ठीक है। लो जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट हमारा हो गया, ठीक है री, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट हमारा हो गया। अब री फोर्थ पार्ट पे आओ, फोर्थ पार्ट है 5 नंबर का, 20 नंबर का जीएसटी फिर हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो भी हमारा 20 नंबर का होगा। आओ जी देखो एक बार क्या कहना चाह रहे हैं। XY company receive an adjudication order passed by the Assistant Commissioner of Central Tax on 2nd December 18 under Section 73 of the CGST, wherein it was decided as follows: IGST ड्यू 7 लाख का है, इंटरेस्ट 25,000 रुपए का, पेनल्टी 50,000 की है। XY कंपनी फाइल एन अपील बिफोर द अपलेंट अथॉरिटी, वो अपील फाइल कर रही है अपलेंट अथॉरिटी के पास 28 जनवरी 19 को। हाउ मच द कंपनी हैज टू पे pre-deposit under section 107 of CGST if the assessee appeal against part of the demanded amount tax 4 लाख रुपए, 15,000 रुपए का इंटरेस्ट है, पेनल्टी 30,000 रुपए की है, एंड एडमिट द बैलेंस लाइबिलिटी टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इसका मतलब क्या है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि 7,000 रुपए का IGST ड्यू है, 7,000 रुपए का IGST ड्यू है, और इस 7,000 में से ना, सॉरी 7 लाख का, 7,000 नहीं 7 लाख। अब जो ये 7 लाख रुपए का आईजीएसटी ड्यू है, इसमें से वो पूरे 7 के लिए अपील नहीं कर रहा, वो कह रहा है 4 लाख के लिए अपील करूंगा, और जो बैलेंस 3 लाख रुपए का टैक्स होगा ना, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देने को तैयार हूं। अब सबसे बड़ा मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि उसे प्री डिपॉजिट कितना जमा करवाना है, पहली बात तो ये। अब एक बात मुझे सोच के बताओ रही, पहली बात तो एक बात मुझे सोच के बताओ। अब यहां पे इधर देखो ध्यान से रही, अब 7 लाख यहां पे ये है, 7 लाख के मैं 2 टुकड़े कर रहा हूं, 3 लाख तो मैं अलग कर रहा हूं, और ये 4 लाख मैं अलग कर रहा हूं, 4 लाख मैं अलग कर रहा हूं, ठीक है। अभी अगर मैं 4 लाख अलग कर रहा हूं, उसके बाद अब इस 3 का तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, ये 3 लाख तो मुझे पूरे देने ही पड़ेंगे, और इस 4 लाख का जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका 10% अगर मैं निकालूंगा, तो ये कितना निकल के आएगा, 40,000 रुपए निकल के आएगा, 40,000 रुपए निकल के आएगा।
अच्छा, अब ये 40,000 भी मुझे यहाँ पे प्री डिपोजिट के उसमें देने पड़ेंगे, और मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे 3 लाख, तो ये हो गया 40,000 प्री डिपोजिट हो गया। उसने बोला 15,000 पे इंटरेस्ट और 30,000 रुपए के पेनल्टी के लिए आप अपील कर रहे हो, तो बैलेंस के लिए एडमिट हूं। तो अगर बैलेंस के लिए एडमिट हूं तो भैया इंटरेस्ट कितना है 25,000, 15 की अपील कर रहा हूं तो भैया 10,000 तो मैं ये पे कर दूंगा, और पेनल्टी 30,000 मैं अपील कर रहा हूं, टोटल 50 है तो 20 के मैं पे कर दूंगा। तो टोटल 3,70,000 पे मुझे पहले जमा करवाने पड़ेंगे अपील करने से पहले। एक बच्चा कहता है सर आपने प्री डिपॉजिट के लिए ये 4 लाख रुपए लिए हैं, आपने प्री डिपॉजिट में ये ऐड क्यों नहीं किया? सर ये ऐड नहीं होगा, याद करो वहां पर मैंने क्या कहा था कि जब भी आप प्री डिपॉजिट निकालते हो, जो भी आपका टैक्स का डिस्प्यूटेड अमाउंट होगा ना उसका 10% आएगा, जो भी आपका टैक्स का डिस्प्यूटेड अमाउंट होगा उसका 10% आएगा। तो भैया टैक्स का डिस्प्यूटेड कितना है 4 लाख, उसका 10 कितना बन गया 40,000 रुपए, तो 40,000 ये और 3 लाख, और इंटरेस्ट यहां पे मुझे 10,000 रुपए का देना पड़ेगा और 20,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो 3,30,000 तो ये और 40,000 ये, 3,70,000 रुपए टोटल अमाउंट मुझे पहले जमा करवाना पड़ेगा, फिर मैं फर्दर अपील कर पाऊंगा। ये बात ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्जाम में था। देखो प्री डिपोजिट जो मैंने अपील वाला चैप्टर आपके इसी आधे घंटे के सेशन में रिवाइज भी करवाया था और प्री डिपोजिट समझाया भी था, देखो आपके एग्जाम में आ रहा है बार बार, इससे पहले भी बना दोबारा ही बन रहा है। एक बार आंसर देख लें जी, इन्होंने आंसर क्या दिया है, एक बार चेक कर लें आपके इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया जी। ये लो जी, देखो जी उसने क्या बोला है कि पहली बात तो आपको देना पड़ेगा इन फुल सच पार्ट ऑफ अमाउंट टैक्स इंटरेस्ट फाइन, ये पेनल्टी जो आप एडमिट कर चुके हैं वो आपको देना पड़ेगा, एंड 10% ऑफ रिमेनिंग टैक्स। देखो रिमेनिंग टैक्स की बात कर रहा है, रिमेनिंग टैक्स की बात कर रहा है, इन डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डर। अब यहां पे देखो 3 लाख तो ये, 10,000 का इंटरेस्ट 20 ये तो मैं एडमिट कर चुका हूं, ये तो मुझे देना ही है, तो 3,30,000 तो ये हो गया, और 4 लाख रुपए का बैलेंस टैक्स है उसका 10 कितना गया 40, 3,70,000 रुपए। बच्चा गलती पता है यहाँ पे क्या करता है, बच्चा गलती ये करता है, ये 3,30,000 निकाल लेता है। बच्चा गलती करता है जितने के लिए वो अपील कर रहे हैं ना उतने के लिए वो 10% निकाल देता है और उसका आंसर मैच नहीं होता फिर, क्योंकि वो क्या समझता है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट मैं टोटल अपील के लिए लेके जा रहा हूं उसका मुझे प्री डिपोजिट गवर्नमेंट कहती है। नहीं, आपको मैंने रिवीजन के अंदर भी कहा था कि जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट टैक्स का है, इट मींस जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट टैक्स का है उसका 10% लगाना है। तो 7 लाख रुपए टैक्स है, 3 मुझे अभी देने हैं, 4 लाख रुपए बाद में देने की बात कर रहा हूं, तो 4 लाख रुपए डिस्प्यूटेड टैक्स का है। जो इंटरेस्ट पेनल्टी डिस्प्यूटेड है जिसके लिए अपील कर रहा हूं उसको मैं टैक्स में ऐड करके फिर प्री डिपोजिट निकालूंगा, यह बात ध्यान देना। तो प्री डिपोजिट कैसे निकालना है भैया, पहली बात तो 3 लाख वो जितना इंटरेस्ट देना चाहता हूं, पेनल्टी देना चाहता हूं, एडमिट कर रहा हूं, ये टोटल आ गया। अब जो मैं नहीं देना चाहता उसमें टैक्स वाला पोर्शन कितना है उसका 10% निकाल लो, तो 40 और 30 3,70,000 रुपए आपका निकल के आ गया। ये बताओ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया जी, आगे बढ़ सकते हैं पक्का पक्का? यस सर। अब एक बार फटाफट से आओ जी, अभी हमारे 20 नंबर का जीएसटी पूरा हो गया। अब अगले क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन हमारा थ्योरी बेस ही है, बट चाहे वो थ्योरी बेस हो चाहे वो कुछ भी हो, करना तो हमें है ही है। लो जी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, कहां पे गया, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इससे अगला क्वेश्चन है ये, लो जी ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहां से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है जी, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 20 नंबर का है, वही 4 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के, 20 पहले कर चुके हैं, 20 ये 40 नंबर का पेपर खत्म होने के बाद दिसंबर 19 में जो 80 नंबर का जीएसटी बना था ना वो सारा खत्म हो जाएगा। एक बार देखना भी यहाँ पे, ग्रीन एंड ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन इशू ए शो कॉज नोटिस ऑन 15 मार्च 19 अंडर सेक्शन 73(1) of the CGST Act 17 on account of short payment of tax on the month of April 18। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं, ग्रीन एंड ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंटेंडेड दैट शो कॉज नोटिस सो इशूड इस टाइम बार। वो कह रहे हैं कि ये टाइम बार हो गया, ये इनवैलिड है, तुम हमें नोटिस नहीं दे सकते। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द कंटेंशन ऑफ ग्रीन एंड ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट। क्वेश्चन 4 नंबर का है। सबसे पहली बात ये बताओ, इसको छोड़ो भी, एक क्लास में हमने चैप्टर किया था डिमांड एंड रिकवरी वाला, और अगर आपको ध्यान आ रहा हो डिमांड एंड रिकवरी में 73 74 दो सेक्शन है, एक बोनाफाइड और मेलाफाइड। बोनाफाइड वाले केस में मैंने कहा था पहले शोकोस नोटिस आता है, और शोकोस नोटिस आने की टाइम लिमिट अगर आपको ध्यान आ रहा हो 2 साल 9 महीने मेरे ख्याल से होती है, और 3 साल में ऑर्डर पास करते हैं,
और अगर आपको ध्यान आ रहा हो मेलाफाइड वाले केस में 4 साल 6 महीने होती है, ऑर्डर की टाइम लिमिट 5 साल होती है, और ये टाइम लिमिट काउंट करते हैं जिस मंथ में चोरी की उसके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 2 साल 9 महीने काउंट करने होते हैं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। बच्चा पलट रहा है, बच्चा कह रहा है एक बार, एक मिनट, हाँ डिमांड एंड रिकवरी बोनाफाइड 2 साल 9 महीने 3 साल, हाँ हाँ सर याद आ गया, नालायक को मैं यहाँ झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। बच्चा एक बार फटाफट पलट के देख रहा है, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। याद करो 2 साल 9 महीने नोटिस की टाइम लिमिट थी, 3 साल ऑर्डर की थी, 4 साल 6 महीने नोटिस की मेलाफाइड में थी, 5 साल ऑर्डर की थी। अब सोच के बोला ये केस कौन सा है, बोनाफाइड मेलाफाइड, बोनाफाइड 73(1) की बात कर रहा है। और बोनाफाइड वाले केस में उसने बोला जी केस 2018 का है। अब अगर मैं इसकी एनुअल रिटर्न निकालूं, इट मीन 18-19 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, 31 दिसंबर 19 है। अब अगर 31 दिसंबर 19 है, यहां से मैं 2 साल 9 महीने काउंट करूंगा तो कहीं जाकर ये 2022 के अंदर बैठेंगे। सर एक बार दोबारा से, सर प्लीज एक बार दोबारा समझा दो, ये क्वेश्चन हमने घर भी पढ़ा था, मैं समझ में आया नहीं था। इधर देखो मेरे नंद गोपाल, ये क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है कि भैया 18 में एक चोरी की जो भी है, उसके लिए नोटिस दिया 19 में, जिसको नोटिस दिया वो नोटिस जिसको मिला वो कह रहा है ये टाइम बार है, ये नोटिस वैलिड नहीं है। आपको ये कंसल्ट करना है क्या ये टाइम बार है, और अगर ये विद इन टाइम है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मुझे ये बतानी है टाइम लिमिट क्या होती है नोटिस की, और टाइम लिमिट के लिए डिमांड एंड रिकवरी में 73(1) बोनाफाइड केस में 2 साल 9 महीने फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल जीएसटी रिटर्न। और अगर मैं 2 साल 9 महीने काउंट करूंगा कब से, जब से चोरी है उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट, और वहां से 2 साल 9 महीने। तो भैया 31 दिसंबर 19 से 2 साल 9 महीने कहीं जाकर 2022 के अंदर बैठेंगे। और नोटिस कब दिया, 15 मार्च 19 को। तो अपने आप बोल दो ये नोटिस क्या विद इन टाइम लिमिट है, टाइम बार है। सर विद इन टाइम लिमिट है तो क्या ये नोटिस वैलिड है, इनवैलिड है? वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस आपको ये बताना है। क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है जी। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूं फटाफट से। अब यहां पे देख लो जी, ये आपका आंसर है, ये देखो यहां पे वही लिखा हुआ है, ये देखो जी फाइनेंशियल ईयर, थोड़ा जूम कर देता हूं, फाइनेंशियल ईयर 18-19, 31 दिसंबर 19 टाइम लिमिट, यहां से 3 साल इसने काउंट किया, 3 साल यहां तक आ गए। अब यहां पे हमें काउंट कितना करना होता है, 2 साल 9 महीने। तो 2 साल 9 महीने कहां पर बैठेंगे, 30 सितंबर, क्योंकि 3 महीने पहले तक बैठेंगे ना। और इसने नोटिस किया 15 मार्च 22 को, तो भैया नोटिस जो है वैलिड है। ये उसकी इंटेंशन गलत है, देखो लिखा है ना रोंग, उसकी इंटेंशन गलत है, क्योंकि नोटिस जो है वो बिल्कुल टाइम लिमिट के अंदर है। देखो लिखा भी है ना 2 साल 9 महीने के अंदर ड्यू डेट आपकी बैठती है। तो भैया 73(1) में ये आपको पूरा प्रोविजन लिख के आना है, और आपको दिखाना है कि ये यहां तक लास्ट डेट है, उसने यहां पे इशू किया, कोई टाइम बार नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये नोटिस बिल्कुल वैलिड है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर का है, ठीक है नी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन भी थियोरेटिकल ही है जी। दीपक गर्ग स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट ऑफ राजस्थान फ्रॉम 1 दिसंबर 18, हिज टर्नओवर एक्सीडिंग 20 लाख ऑन 25 जनवरी 19 को। हाउएवर ही डिड नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो भैया आप बता दो पेनल्टी कितनी लगेगी दीपक पे। अब उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाना लाइबल था और करवाया नहीं, तो पेनल्टी कितनी लगेगी, याद करो 10,000 रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी दीपक के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यही बताना है भैया पेनल्टी कितनी लगेगी। तो देखो 2 नंबर में उसने क्या पूछा, रजिस्ट्रेशन करवाना था, यहां तक एप्लीकेशन डालनी थी, उसने नहीं डाली, तो पेनल्टी कितनी लगेगी, 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। ये क्वेश्चन 2 नंबर का था। 6 नंबर का होगा, थ्योरी है, आप खुद भी इसका आंसर रीड कर सकते हो, मैं आंसर रीड नहीं करवा रहा, एक बार पीछे इसका आंसर दिया हुआ है, आप रीड कर लेना। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखो, स्टेट द मैटर ऑन विच एडवांस रूलिंग कैन बी साउट अंडर जीएसटी लॉ एनी 4 सच मैटर। आपको 4 मैटर बताने हैं जिस केस में एडवांस रूलिंग के जा सकते हैं। तो भैया वैल्यूएशन वाला केस हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई वाला केस हो गया, आईटीसी वाला केस हो गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन वाला केस हो गया, एग्जामिशन वाला केस हो गया। बताओ कितने मैटर लिखवाऊं, जिन मैटर में नहीं जा सकते वो मैंने आपको लिखवाए थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई भी एक था। तो उन मैटर को छोड़ के जो भी मैटर हैं सब में जा सकते हैं। तो बताओ उन सब में 4 मैटर लिख के आने हैं। क्वेश्चन 4 नंबर का है, कितना मुश्किल है सर, ये नहीं हो पाएगा। अब सोच के बोलना, जो आधे आधे घंटे के सेशन रिवीजन ही चल रहे हैं, अगर वो भी कोई बच्चा सही ढंग से अटेंड कर रहा है ना, तो मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ तो सोल्व करके आएगा। पर अगर वो ही अटेंड नहीं कर रहा तो भैया फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इतना कुछ देने के बाद भी अगर आप नहीं करे तो गलती तो आपकी है फिर। तो एडवांस रूलिंग के 4 केस बता देना, किस किस केस में एडवांस रूलिंग के पास आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर एक 4 नंबर का है, अगला क्वेश्चन देख लो जी। अगला क्वेश्चन है सरस्वती
Polymer Private Limited has two units, one in Coimbatore, Tamil Nadu, and another in Thrissur, Kerala. In the Coimbatore unit, it manufacture customized product only. Each lot consists 100 unit at a value at 5 lakh. These product require further processing before delivery to the customer. The further processing is done by Kerala unit, which enjoy a unique market position as there being no competitor provides similar service in Kerala. The Kerala unit, beside processing the product of Tamil Nadu unit, undertake processing work of outsider also and collect charges from them. Other manufacturer in Kerala who deliver product to this unit for the further processing value 3.5 lakh rupees per 100 unit. You are required to determine the value of 100 units supplied by the Tamil Nadu unit registered supplier to its Kerala unit as provision of CGST. वो ये बात कहना चाह रहे हैं, सरस्वती पॉलिस्टर लिमिटेड है, उसकी दो यूनिट हैं, एक तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में और एक त्रिशूर केरला के अंदर. पहले तो ये बताओ क्या ये डिस्टिंक्ट पर्सन में कवर होंगे नहीं होंगे? यस कवर होंगे. आपको मैंने सेक्शन 25 में डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में कहा था कि अगर इनके रजिस्ट्रेशन अलग अलग करवाए हैं तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे, और अगर डिस्टिंक्ट पर्सन बनेंगे उस केस में सप्लाई होगा, और अगर सप्लाई होगा तो वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको ध्यान आ रहा हो सेक्शन 15 वैल्यूएशन का, अब अगर 15 की बात करूंगा तो 15 तब लगता है अगर सेल कंसीडरेशन जो है वो पूरा मॉनिटरी फॉर्म में हो, सोल कंसीडरेशन हो और रिलेटेड पार्टी ना हो. अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में क्या सेक्शन 15(1) लगेगा? नहीं, इस केस में लगेगा रूल नंबर 28. अगर आपको ध्यान आ रहा हो सर रूल नंबर 28 तो सर तब लगता है ना रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, वही तो है. 27 जब मॉनिटरी फॉर्म में ना हो, 27. 29 प्रिंसिपल टू एजेंट. रूल नंबर 30 110%. रूल नंबर 31 रेजिडुअरी केस. और 28 लगता है रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, देखो उसी का ही तो है. तो रूल नंबर 28 के बेस पे वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले ओपन मार्केट वैल्यू. ओपन मार्केट वैल्यू क्या क्वेश्चन में कहीं दी है? नहीं. और अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दी तो फिर उसके अंदर मैंने कहा था सिमिलर सप्लाई की जो वैल्यू होती है वो लोगे, ठीक है. और अगर नहीं है तो रूल नंबर 30 देन रूल नंबर 31. और ये प्रोविजन आपको यहां पे रूल नंबर 28 के जो प्रोविजन है वो आपको यहां पे लिख के आने हैं. और सोच के बोलना इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला, देखो यहां पे अगर आपने ध्यान से पढ़ाओ, उसने क्या बोला है, अदर मैन्युफैक्चरर इन केरला हु डिलीवर प्रोडक्ट टू दिस यूनिट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग वैल्यू 3.5 लाख. तो भैया सिमिलर सप्लाई कितने रुपए की करते हैं? 3.5 लाख रुपए की. तो अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो सिमिलर सप्लाई की वैल्यू कितनी है? 3.5 लाख. इस तरह से आपकी वैल्यू निकल के आएगी. सर एक बार हमें दोबारा बता दो, हमें ना ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया. एक तो आपने इतनी जल्दी पढ़ दिया और दूसरा हम तो ध्यान देते ही नहीं है पढ़ने में, तो हमें ना फिर बाद में पढ़ना होता है. प्लीज आप एक बार दोबारा बता दो. ऐसा करो, ये जूम कर दिया, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो एक बार, जल्दी रिपीट करो क्वेश्चन, जल्दी पढ़ो क्वेश्चन. ये डी पार्ट है जी. मुरली बजाने वाले आजा, मुरली बजाने वाले. पढ़ लिया जी? पढ़ लिया. अब मैं आपको दिखाता हूं, ये लो इधर देखो ध्यान से, ये लो, ये है 3D का आंसर 4 नंबर में, यहां से लेके यहां तक. बच्चा कह रहा है भाई साहब सर इतना बड़ा लिख के आना पड़ेगा क्या? मेरे अकॉर्डिंग अगर इतना बड़ा नहीं भी लिख के आओगे, रूल नंबर 28 के प्रोविजन लिखाओगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है. इन्होंने पहले तो उसकी स्टोरी लिखी है, क्वेश्चन में क्या बोला है. फिर देखो रूल नंबर 28 ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो सिमिलर वाली वैल्यू. फिर वो रूल नंबर 30 और 31 देखो वही सारी बातें लिखी है, ठीक है नी. तो फिर यहाँ उन्होंने वही लिखा है ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे सिमिलर सर्विस की वैल्यू कितनी है? 3.5 लाख रुपए. तो वो 3.5 लाख रुपए की वैल्यू जो होगी आपकी वो वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है नी. तो ये वैल्यू उन्होंने वही मतलब रूल नंबर 28 आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करके आना है, बस ये पर ध्यान. अब वो 28 में यहाँ पे पढ़वा नहीं रहा, वो 28 आपकी बुक्स में भी है, क्लास के अंदर भी लिखवाया था. 28 के प्रोविजन एक बार पढ़ के उसको लिखने हैं, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है. अगर प्रैक्टिकल होता तो मैं करवा देता फिर, ठीक है ना. तो एक बार आप खुद पढ़ सकते हो. तो यहाँ पे आपको रूल नंबर 28 करके आना है जी. ये रूल नंबर 28 है. लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी. लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर का. अच्छा मतलब 5 क्वेश्चन थे. ओके 5 भी नहीं, 4 और 4 8, 8 4 12, 4 16 हुए हैं.
4 4 8 4 12 4 16 और 4 20। हाँ ठीक है 20 नंबर। ये लो लास्ट क्वेश्चन देखो री। गोयल मैन्युफैक्चरर ए रजिस्टर्ड पर्सन instruct its one of the supplier to send the input directly to the Sumit Enterprise, who is a job worker, outside its factory premise for carrying out certain operation on goods. The goods were sent by the supplier on 15 July or received by the job worker 17 July. Whether Goyal manufacturer are eligible to input tax credit on the input goods directly received by the job worker from the supplier, discuss what action under GST laws required to be taken by Goyal. पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ गया? याद कर रहा हूं, सेक्शन 16 से लेके 19 तक आईटीसी था और सेक्शन 19 जॉब वर्कर वाला था। मैंने क्या कहा था कि जब भी जॉब वर्कर वाला केस होगा सेक्शन 16 की कंडीशन 2 जॉब वर्कर वाले केस में एग्जम्प्ट होगी। सर आपने करवाया भी था ये प्रोविजन, ही आप यहीं पे बोल रहे हो? याद कराऊं आपको, मैंने ऐसा डायग्राम बनवाया था। ये प्रिंसिपल है, ये जो वर्कर है, ये प्रिंसिपल का सप्लायर है। इसके दोस्त ने इसको कहा था कि तू डायरेक्टली यहां सामान लेता है फिर यहां भिजवाता है, इससे बढ़िया तू डायरेक्टली यहां भिजवा दे। इसने कहा था मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं सामान फैक्ट्री में रिसीव नहीं करूंगा, कंडीशन रिसीव करने की है। तो फिर याद करो उसने कहा था सेक्शन 19 ये बात बोलता कि अगर डायरेक्टली भिजवा दोगे ना, हम ये मान लेंगे इसने वो रिसीव कर लिया है और ये आईटीसी क्लेम कर लेगा। एक बच्चा कहता हाँ 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 ये बिल टू शिप टू वाला केस है ना। ना 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 ना, बिल टू शिप टू जॉब वर्कर में नहीं लगेगा। अगर ये जॉब वर्कर ना होता, मैंने आपको सामान बेचा, आपकी फैक्ट्री में भिजवाना है, आपको किसी का ऑर्डर आ गया, आपके कहने पर मैंने किसी और को भिजवा दिया, ये बिल टू शिप टू है। सर जॉब वर्कर वाले केस में तो सेक्शन 19 ही साफ साफ बोल रहा है कि अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर को भिजवा दोगे ना तो कंडीशन 2 जो है सेक्शन 16 की, हम वो एग्जम्प्ट कर देंगे। तो ये सेक्शन 16 की कंडीशन 2 एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट मींस अगर वो रिसीव नहीं करा, डायरेक्टली भिजवा रहा है जॉब वर्कर को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ये मान लेंगे इसने ही रिसीव किया है और ये आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो वही सेक्शन 19 जो आपने पढ़ा था, जो आपको मैंने बताया था, देखो यहां पे 19(2) और क्या लिखा है, इट शैल बी डीम्ड दैट सच इनपुट हैव बीन सप्लाइड बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर एंड सेड इनपुट रिसीव बाय द जॉब वर्कर। तो उस केस में आपको आईटीसी मिल जाएगा। देखो हाउएवर इफ इनपुट आर नॉट रिटर्न, अच्छा ये तो 1 साल और 3 साल की बात कर रहे हैं, अगर वो 1 साल 3 साल में रिसीव नहीं हुआ तो फिर प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई मान लेते हैं। ठीक है जी। तो ये देखो यहां पे आपको मैं दिखा भी देता हूं, कहां पे है ये देखो लिखा ना, डीम टू भी हम मान ले, क्या मान लेंगे कि भैया उसको रिसीव हो चुका है और अगर 1 साल के अंदर वापिस नहीं आया फिर वो प्रिंसिपल के हाथ में सप्लाई बनता है। वो जॉब वर्कर वाले प्रोविजन आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपको देखो यहाँ पे लिख के आना है। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर हमारा कस्टम का है, तो इसको तो हम बाद में ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो वैसे सारा का सारा थियोरिटिकल ही था, आप खुद भी पढ़ सकते थे, बट अब मैंने आपका पेपर उठाया है तो मैंने सारा बता ही दिया आपको। ठीक है जी। अब ये पेपर पूरा हो चुका है। अगले सेशन में ओल्ड सिलेबस वाला कराऊंगा। आना सबने है, ओल्ड का मतलब ये मत समझ रहा ओल्ड वाले बच्चे आएंगे, वैसे तो अब 60-70 बच्चे आते हैं। बड़ा दिल दुखता है वैसे यार, अब सही में अब मेरा दिल दुखता है कि मतलब कहाँ गए बच्चे, इतने सारे आते थे, या तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया या पता नहीं क्या चक्कर है। मतलब इतने सारे बच्चों के कहने पर मैंने प्रोफेशनल के अलग से सेशन स्टार्ट किए कि ताकि उनको ये ना लगे कि विवेक सर एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए काम करते हैं। मैंने कहा चलो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा कि याद करेंगे, वो भी एडवांस टेक्स्ट का पेपर ये आता है क्या। बट अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे तो अपना काम करवाना ही है। ठीक है जी। बाकी दोस्तों को बता दिया करो कि भाई होते हैं, आपका बताना फर्ज है, आना ना आना वो उनके ऊपर है, आपका फर्ज जरूर है कि भैया देख लिया करो। ठीक है जी। नेक्स्ट सेशन में ओल्ड सिलेबस वाला कराऊंगा, अगर सारा कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसमें 2 सेशन लगेंगे और उसके बाद फिर मैं एग्जामिशन डाल दूंगा। ठीक है जी। और फिर उसके बाद इनकम टैक्स और कस्टम कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो मैं आपको पूरा शेड्यूल बना के दे दूंगा। बट उससे पहले ये और एग्जामिशन रिवीजन कर लें, देन फिर आगे का शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और वीडियो शेयर करो, लाइक करो, और इसको बहुत बड़ी फैमिली बनाओ ताकि याद करें कि लोग मिलके काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।